यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज मैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में अपने 12th की जो चैप्टर सेकंड है, यानी कि जो बुक सेकंड है, और उसका वो मैं पढ़ाऊंगा। उसका पहला चैप्टर मैं लेके आ गया हूँ, जिसका कि नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो दोस्तों, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया और आप पे अपना वादा पूरा कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी बताइए कि अब मेरे इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम आज क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। पहले एक नजर डाल देते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में। तो आज के इस चैप्टर में हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, पहला कि आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि हम जब आजाद हुए तो उस वक्त जो नेता थे, जो लीडर्स थे, जो लोग थे, उसकी किन दो बातों पर सहमति थी, तो वो देखेंगे। दूसरा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी। राष्ट्र निर्माण जब हम आजाद हुए, हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। एग्जैक्ट डेट क्या है? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हम आजाद हुए हैं 1947 में। तो इसमें देखेंगे उसके बाद क्या क्या चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण करने में। तीसरी थी विभाजन की प्रक्रिया और चुनौती। यानी कि तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है विभाजन पढ़ेंगे, कैसे विभाजन हुआ, कैसे उसकी चुनौतियां क्या क्या थी। और चौथा पढ़ेंगे फिर रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ। चौथा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है रजवाड़ों का विलय। और पांचवा और अंतिम टॉपिक जो होगा वो होगा राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे हुआ, क्यों हुआ, ये सब इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और अपने इस टॉपिक को भी देखते हैं। हम पहला जो हम चैप्टर पहले शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा मुल्क जो है, हमारा जो देश है, वो कब आजाद हुआ था? 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ये देश आजाद हुआ था। और सिर्फ यहाँ आज एक ही देश नहीं बने थे, मुस्लिम 2 देश बने थे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो उस रात जब हम आजाद हुए थे तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ना एक बहुत ही फेमस भाषण दिया था, जिसका के नाम क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जो कि जाना जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट। भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है मोस्ट पॉपुलर भाषणों में से एक इसको माना जाता है अभी के टाइम पे भी, जो कि संविधान सभा के समक्ष किसके द्वारा दिया गया था ये भाषण? पंडित नेहरू। किसके द्वारा दिया गया था ये? पंडित नेहरू के द्वारा ये दिया गया था, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये तो हुई कि हम चलो 15 अगस्त को आजाद हो गए, मगर इसके बाद ना हमारे पास लाखों समस्या थी, लाखों हमारे क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे कि कैसे देश चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो बहुत कुछ थे, कुछ कहता था कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा हुआ तो मुस्लिम को यहाँ नहीं रहने देंगे। तो उस पर कुछ कट्टर थे, कुछ विरोधी थे, कुछ उसका समर्थक थे। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज थे सबके दिमाग में, कैसे देश को चलाना है। कोई कहता था कि नहीं, हम तानाशाही होकर चलाएंगे। कोई कहता था नहीं, हम चीन की तरह चलाएंगे, जिनकी साम्यवादी शासन लाएंगे। कोई कहता था कि हम लोकतंत्र लाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे आइडियाज थे। ठीक है, पर एक आइडिया, 2 आइडियाज थे जिसपे सबका भरोसा, सबको था कि नहीं ये चीज होना चाहिए। वो 2 आइडियाज क्या क्या थे? तो एक पहला था सबका विकास, और फिर दूसरा क्या था? लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें क्या था? इन दोनों में क्या होता है? सबका विकास। यानी कि ऐसा कहा गया कि हमारा जो देश होगा वो एक पर्टिकुलर किसी एक समुदाय या फिर एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करेगा, वो सबके लिए काम करेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। आप देखते भी होंगे कि गरीबों के लिए राशन मिलता है और अमीरों के लिए भी
है जो भी है इंडिया में, अमीरों के लिए भी बड़े बड़े टेंडर रिलीज किए जाते हैं, तो वो है। तो ये था सबका विकास। और लोकतंत्र की व्यवस्था कि सरकार और सबके दिमाग में ये था कि नहीं, सरकार जो होगी वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के थ्रू चलेगी, क्योंकि जब सरकार जब सेकंड, क्योंकि सरकार को ये पता था कि अगर हम डिक्टेटरशिप लाएंगे यानी कि तानाशाही अगर लाएंगे तो हमारा देश जो है जर्मनी और ईरान के तरह, इटली के तरह जो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो एक मतलब युद्ध में ही पड़ा रह जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि जर्मनी और इटली में देखा गया, जर्मनी में कौन था, हिटलर तानाशाह था, कैसे लोग रह रहे थे, यहूदियों को मरवा दिया उसने। और इटली में कौन था, मुसोलिनी था, जिसने फांसीवादी शासन व्यवस्था लागू की थी। तो इन सबसे फ्रस्ट्रेट होके जो है ना, उन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाएंगे। अब यहाँ पे कुछ सवाल होगा, अच्छा ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, तानाशाही गलत थी, तो फिर उन्होंने एक तंत्रीय व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई, यानी कि एक पार्टी की व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई। वो इसलिए नहीं अपनाई क्योंकि उनको पता था यूएसएसआर का हाल क्या हो रहा है, उनको पता था चाइना का हाल क्या हो रहा है एक पार्टी व्यवस्था में। तो उन सबसे बचने के लिए जो है ना, इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने की यानी कि लागू करने की कोशिश की। तो ये तो हो गया इसकी बातें। अब जो है ये तो ठीक है, इसकी बातें कि क्या लोगों के थॉट्स थे। अब आते हैं कि जब हमसे हमारा राष्ट्र निर्माण हुआ था तो उस वक्त क्या क्या समस्या थे। ऐसा तो होगा कि हमारा जैसे ब्रिटिशर्स ने बोला चलो तुम आजाद हो गए, बस हम आजाद हो गए और सच में हम देश बन गए, ऐसा नहीं था ना। क्या हुआ था कि जो हम सबको पता है कि कितनी दर्दनाक रात थी वो जब हमारा बंटवारा हुआ था। हम सबको पता है कितनी दर्दनाक रात थी वो जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, कितना मारकाट, कितना खून खराबा हुआ था ना। तो इन सब को देखते हुए जो है ना, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में, जिसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी। वो क्या क्या थी, तो वो थी पहली, कौन सी थी, पहली थी एकता स्थापित करने की, एकता स्थापित करने की। दूसरा था क्या, सबका विकास, सबका विकास। और तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, लोकतंत्र कायम करने की, लोकतंत्र कायम करने की। ठीक है, लोकतंत्र कायम करने मतलब अब देखते हैं इन सबको एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहला क्या था, एकता स्थापित करने की, यानी कि एक क्या था, पहला एकता स्थापित करने की। एकता कैसे, हमारा जब आजाद हुआ था तो ऐसा क्या कहा था उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कि देश जो होगा यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया होगा वो धर्म के आधार पर विभाजित होगा, यानी कि जो मुस्लिम और हिंदू के आधार पर, यानी कि जो मुस्लिम होगा वो पाकिस्तान चला जाएगा, जिसको जाना होगा और जिसको इंडिया में रहना होगा वो इंडिया में रह जाएगा, यानी कि हिंदू मुस्लिम के तौर पर विभाजन हुआ था। और ये जो विभाजन होने के बाद जो है ना, फिर भी पाकिस्तान में जितने मुस्लिम थे भारत के, वो तो लगभग सारे पाकिस्तान चले गए, पर फिर भी इंडिया में जो है ना कुछ मुस्लिम रह गए, क्योंकि इंडिया जो था क्या था, गांधी जी के कहने पे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। क्या था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया, सर्वधर्म संभवाय का नारा दिया गया कि सभी धर्म रह सकते हैं। तो दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे सभी हिंदू क्या थे, मेजोरिटी में थे, अभी भी हैं हिंदू, क्या है, बहुसंख्यक हैं। तो दिक्कत क्या थी कि अभी देश जो था किससे जूझ रहा था, जातीय हिंसा से जूझ रहा था। ठीक है, तो अब सरकार को दिक्कत क्या थी कि अब इन सब के बीच में एकता कैसे स्थापित की जाए, यानी कि कैसे इन लोगों को मोटिवेट किया जाए, कैसे एक तरह से मतलब कि एक खांचे में डाला जाए, ताकि ये जो आपस में मिलजुल कर रहे, कौन कौन, जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध यहूदी पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं सब मिलजुल के रहे। ये कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी, सबका विकास, सबका विकास। इसमें क्या था सबके विकास में
कि सरकार को ये विशेष तौर पे ध्यान रखना था ये बात को कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सबका भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो, लोगों का भला हो और पूरे सिस्टम का भला हो। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी सिस्टम है सबका भला हो, ऐसा ऐसा विकास होना चाहिए था। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक तरह से थ्योरी उस वक्त तो नहीं दिया गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त दिया गया था। यानी कि ऐसा विकास हो जिससे कि सबका भला हो, ना कि ये विकास केवल जो है कॉर्पोरेटरों के हाथ में ना रह जाए और कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित न रह जाए। ये दूसरी समस्या थी कि इसको हम कैसे पाएंगे, कैसे फॉलो करेंगे सबका, ताकि सबका विकास हो। ऐसे कौन से नियम बनाए, ऐसे कौन से कानून बनाए जिससे कि सब लोगों का, चाहे वो अमीर गरीब उच्च नीचे जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी हैं, सबका जो है भला हो। ये थी दूसरी समस्या। तीसरी थी लोकतंत्र स्थापित करने की। लोकतंत्र स्थापित करने की ये क्या थी? हमारा देश जो आजाद हुआ था कब? 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को। ठीक है, अब मध्यरात्रि को आजाद तो हो गया, लेकिन हमारा देश जो है क्या था, 200 साल की एक तरह से मान लिया जाए कि डिक्टेटरशिप में ही था। हालांकि हमारे देश में टाइम टू टाइम चुनाव हो रहे थे, पर वो चुनाव नहीं कहा जाए। जैसे अभी बलूचिस्तान में चुनाव तो होते हैं, लेकिन क्या वो चुनाव को चुनाव कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो ये बात थी। पीओके में चुनाव होते हैं तो क्या उसको चुनाव को चुनाव कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो ये सिस्टम थी। तो ये दिक्कत क्या थी कि लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए इंडिया में। इंडिया में लोकतंत्र कैसा स्थापित किया जाए? दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? अमेरिका। उसके बाद कौन सा आता है? भारत। वैसे देखा जाए तो सबसे पुराना भारत है, क्योंकि हमारे इंडिया में तब से लोकतंत्र है जब से यहाँ पे मौर्य वंश का शासन हुआ था। तो ऐसा देखा जाए तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन हुआ? हम हुए। विश्व का सबसे पुराना संविधान बेशक अमेरिका का है, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है? वो इंडिया का है। मगर फिर भी समस्या थी कि कैसे लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, क्योंकि जो भी ये हिंसा थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लोगों को, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कैसे हम इसको रोकें और कैसे हम लोकतंत्र स्थापित करें, कैसे चुनाव कराएंगे। तो इन सब ऐसे चीजों को कि सब चुनाव भी हो, इलेक्शन, सांसद भी चुने, एमपी भी चुने, इन सब को चुनने के लिए कैसे चुने, इनकी एक बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने। ठीक है, ये तो हो गई हमारी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब चुनौतियां हो गई, अब जो है क्या कहते हैं कि अब थोड़ा सा इन सब चीजों से हटके थोड़ा विभाजन को जानते हैं। ये तो हमारे देश की बात, देश के लोकतंत्र की बात हो गई, सब अपने देश की बात हो गई। अब थोड़ा उसके विभाजन को जानते हैं कि आखिर विभाजन क्या था, इसकी चुनौतियां क्या थी और इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो विभाजन किस, हम सबको पता है विभाजन किस आधार पे हुआ। विभाजन क्या हुआ? धर्म के आधार पे हुआ। यानी कि जो हिंदू है वो इधर रहे, मुस्लिम है वो अलग राष्ट्र बना लेंगे, और जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में रहेंगे। मतलब जिसको जहाँ रहना है वो रहेंगे, सिर्फ मुस्लिम, पाकिस्तान जो है मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ऐसा देखा जाए तो भारत ने क्या कहा था कि हम क्या होंगे? हम धर्मनिरपेक्ष राज्य होंगे। क्या होंगे हम? धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक बार फिर से बोलिए, क्या होंगे हम? धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या होंगे हम? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होंगे। किसने कहा था ऐसा? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कि भारत क्या होगा? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। मगर देखा जाए तो पाकिस्तान मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो अपने आप जो है, मतलब ज्यादातर मुस्लिम क्या चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो हिंदू जो है अपने आप जो है एक हिंदुस्तान जो है अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया। ऐसा कहेगा कि नहीं हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, तो हम किसी ने उनको बनाया नहीं, लोगों ने, वो अपने आप बन गया। क्योंकि गांधी जी ने तो क्या कहा था कि हमारा देश क्या होगा? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा। क्या होगा? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा। क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा। किसने कहा था? गांधी जी ने। तो हमारा देश क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा, और यहाँ पे सभी लोग रह सकते हैं। वो चाहते थे सभी मुस्लिम यहाँ पे भी रह सकते थे, मगर उनको अच्छा लगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान चले गए। और इस हिसाब से जो है पूरा का पूरा जो है हिंदुस्तान जो है एक हिंदू राष्ट्र बन गया। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तो उसने भी यही कहा था कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। जिन्ना ने भी यही कहा था कि मेरा राष्ट्र जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। मगर ऐसा हो नहीं सका। वो जो है वहां पे एक तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय, यानी कि इस्लामिक राष्ट्रीय बन के रह गया वो। ठीक है, तो ये थी पहली, यानी कि अभी ये तो हमें बता दी विभाजन। अब इसकी प्रक्रिया यानी कि चुनौती क्या क्या थी? चुनौती क्या क्या थी? अच्छा, देश का विभाजन क्यों होता है? किसी को पता है कि देश का विभाजन क्यों हुआ था?
देश का विभाजन में एक जो सबसे अहम रोल माना जाता है, किसका माना जाता है पता है? जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत का। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था? दो राष्ट्र। कांग्रेस इससे अग्री नहीं करती थी, वो इसका विरोध करती थी, मगर महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट किया था, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को। लिखना मत यार कहीं उसमें जाके, ये है नहीं तुम्हारी सिलेबस में, ऐसे बता रहा हूँ बस कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। इसका चुनौतियां देखते हैं क्या है। तो चुनौतियां क्या थी? पहली चुनौती क्या थी कि मुस्लिम आबादी कम। पहली थी मुस्लिम आबादी कम। अब ये क्या है मुस्लिम आबादी कम? तो ब्रिटिश इंडिया में जब हम 1947 में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहां पे कि मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो, सिर्फ दो स्थानों को छोड़कर। एक कहाँ? एक बंगाल, दूसरा पंजाब में। इन दोनों के अलावा कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो, हर जगह अल्पसंख्यक थे, हर जगह। तो ऐसा ब्रिटिशर्स ने कह तो दिया कि मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएंगे, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। तो मगर चाहे रहेंगे कहाँ? कौन सा राज्य उसमें कौन सी जगह दें, ये तो बताइए हमें। एक था पूरब में, एक था पूरे पश्चिम में, यानी कि बंगाल था तेरा बंगाल पूरब में और वो पंजाब पश्चिम में। तो ऐसा कौन सी जगह जो उसको दें हम? वो रहेंगे कहाँ? क्या वो जाके कहीं वो गड्ढे खोद के अभी कहीं भी समुद्र में जाके रहेंगे क्या? वो नहीं ना। तो ये चुनौती थी कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाका तो था नहीं कोई, तो ऐसा कौन सा राज्य पाकिस्तान को दे दिया जाए? अगर मुस्लिम बहुल इलाका होता, तमिलनाडु होता, चल ठीक है, एक तमिलनाडु का एक हिस्सा, चल ठीक है दे दो, तमिलनाडु पाकिस्तान का हो गया। लेकिन तमिलनाडु में नहीं। उधर नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम ज्यादा होते, चल ठीक है नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान को दे दो, तो वो भी नहीं था। चलो इधर गुजरात में अगर होते, चलो गुजरात दे दो उसको, तो वो भी नहीं था। कश्मीर में दे दो, कश्मीर में होते, कश्मीर दे दो, चलो कश्मीर भी नहीं था। मानी वहां के लोग ही राजी नहीं थे जाने के लिए पाकिस्तान में। वहां का राजा सीधा कहता था कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र रहूंगा, तो वो तो बात ही अलग थी उसकी। तो ये चुनौती थी कि आखिर कैसे उसको राष्ट्र, कौन सी जगह, कौन सा इलाका उसको दें। दूसरी चुनौती क्या थी? मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी नहीं। मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी नहीं। हालांकि जो मुस्लिम जितने भी राज्य थे, जितने भी जगह थे, सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। उन सबका ये कहना था कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा घर है, हम यहीं पे रहेंगे, यहाँ से हमारे पुरखे रहे हैं और हम भी यहीं पे रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी कि बहुत सारे मुस्लिम जो हैं पाकिस्तान जाने को राजी नहीं थे। ये थी दूसरी समस्या। तीसरी समस्या क्या थी? अल्पसंख्यकों की समस्या। तीसरी थी अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या। ये क्या अल्पसंख्यकों की समस्या क्या है? तो अल्पसंख्यकों की समस्या यह है कि दो राष्ट्र बने थे, हम सबको पता है। कौन कौन से राष्ट्र बने थे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि दोनों साइड में जो है ना, अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। हिंदुस्तान में मुस्लिमों के ऊपर, सिखों के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हुए जा रहे थे। वहां पे पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे, सिखों के ऊपर हमले हो रहे थे। हिंदुस्तान में मुस्लिमों के ऊपर हमले हो रहे थे, पाकिस्तान में किसके ऊपर हमले हो रहे थे? सिखों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे थे। और दोनों जो है एक दूसरे से, जिसको जहां मिला सब भागते चले गए। कितनों को तो बस कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में वो रास्ता खाली करना पड़ा। आपने अगर गदर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितने मिनट, कितने घंटे का टाइम दिया गया था उन्हें वो जगह छोड़ने के लिए। तो ये थी अल्पसंख्यकों की समस्या। चौथा क्या था? पंजाब व बंगाल की समस्या। पंजाब व बंगाल की समस्या। मैंने पहले बताया
कि सिर्फ इसी दो प्रांत में जो है, सिर्फ इसी दो प्रांत में, ओनली पंजाब और बंगाल में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक थे, बाकी किसी जगह नहीं थे। तो दिक्कत क्या थी कि अब इन दोनों को मिलाया कैसे जाए, यानी कि दे तो देंगे कुछ कुछ हिस्सा, लेकिन फिर इसको मिलाएं कैसे, ये एक तो पूर्व में एक पश्चिम में, तो ये रहेंगे कैसे, कैसे देंगे इसको रास्ता। अब हम क्या पंजाब से लेंगे, उधर से वो नीचे से आके पंजाब से शुरू होंगे और पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ये सब पैसे थोड़ी दे देंगे उसको। या फिर इधर बंगाल से हम शुरू करते हैं, चलो बंगाल का तो चलो ठीक है, एक नीचे का कोना काट के दे देंगे, चलो भाई तो ये मुस्लिम, ये बांग्लादेश बन गया, जो कि बांग्लादेश कहलाता है, पहले वो बंगाल का हिस्सा था। और इसलिए जो है हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, ना कि पूर्वी बंगाल नहीं कहते उसको, यानी कि बंगाल नहीं कहते। पूर्वी बंगाल कौन सा हो गया, बांग्लादेश, इसलिए हम इसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो ये समस्या थी कि इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, पंजाब और बंगाल को, क्योंकि दोनों दो छोर पे थे, मिल नहीं सकते थे। तो ये समस्या थी कि कैसे इसको हल करना था, जो कि अंग्रेजों ने नहीं किया था। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या निकले, इनकी इस बंटवारे के परिणाम क्या क्या निकले। पहला क्या निकला, सांप्रदायिक दंगे। इस परिणाम की वजह से लगभग मान लिया जाए 1947 में अगस्त में आजाद हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तक लगातार लगभग क्या है तो दंगे होते रहे, दंगे ही दंगे, दंगे ही दंगे, किसी तरफ कोई शांति नहीं, सारी तरफ हिंसा ही हिंसा, हिंसा ही हिंसा थी सब तरफ। खास करके कहाँ पे, पंजाब और बंगाल में, क्योंकि वहां ज्यादा मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो वहां पे बंटवारा हुआ था, तो वहां पे ज्यादा होता है। वो तो पूरे देश में रहा था, पर पंजाब और बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा था। इस सांप्रदायिक दंगे में जो है लगभग 80 लाख लोगों को जो है क्या हुआ, पलायन करना पड़ा एक देश से दूसरे देश, और लगभग 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कितनों के साथ तो ऐसा हुआ कि उनकी बहु बेटियों को किडनैप करके उनके साथ बलात्कार हुआ, कितनों के साथ तो बलात्कार हुआ, उनको जो जबरदस्ती जिनको मतलब किडनैप किया गया था, उनको मुस्लिम जो हिंदू थे तो हिंदू को मुस्लिम के साथ शादी करनी पड़ी थी, जो हिंदू लड़की को, और अगर मुस्लिम लड़की थी तो उसको हिंदू के साथ शादी करनी पड़ी थी। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे, इतना कि वो मतलब ऐसा माना जाए कि वर्स्ट नाइट ऑफ द सेंचुरी माना जाता है उसको, वर्स्ट नाइट ऑफ दिस सेंचुरी, 100 सदी की, 100 साल की, ये वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट नाइट थी वो, बहुत ही गंद भरी रात के रूप में उसको माना जाता है। इसमें और क्या सांप्रदायिक दंगों में कि लोगों को घर बार लूट लिया गया, जेवरात लूट लिए गए, इज्जत लूट गई थी। जेवरात की कौन सी बड़ी बात है यार, लोगों की लड़की की सबसे बड़ा गहना क्या होता है, उसकी इज्जत। अब जब इज्जत ही लूट गई तो गहना का क्या होगा, क्या करना। तो और इस दंगे से बचने के लिए ना कितनों ने तो खुद से ही अपने बहू बेटियों का गला काट दिया, कितनों को मार दिया। तो ये हुए सांप्रदायिक दंगे परिणाम। और दूसरा परिणाम क्या निकला इसका, प्रशासनिक बंटवारा। प्रशासनिक बंटवारा कैसे हुआ, जब देश बना, 2 देश बने, तो सिर्फ लोग ही इधर उधर नहीं हुए, प्रशासनिक चिन्हों जैसे कि पुलिस का, रेलवे का, जो हमारे डाकघर है, जितने भी प्रशासनिक चीज हैं, फौजी हैं, जितने भी हैं, सबका बंटवारा हुआ, सबको इधर से उधर जाना पड़ा, ट्रेनों को इधर से उधर जाना पड़ा। और एक तरह से क्या है ना कि हौच पौच हो गया था, इतना गंदा हो गया था कि मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो यार, अभी अगर थोड़ा सा दंगा हो जाता है तो हमारी कैसी स्थिति बन जाती है। अभी फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए थे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे पता है ना कैसा सीन हुआ था, कि कैसा फील हुआ था हम कितने डर के रह रहे थे। वो मुश्किल से 1 रात का दंगा था, तो और वो सोचो 3-4 महीने लगभग चला दंगा, तो क्या हाल हुआ होगा उनका। तो ये परिणाम था, ये दोनों परिणाम थे। अब यहां तक तो हमने बात कर ली देश की, अपने देश की और पड़ोसी देश की, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डॉगी भी कहते हैं। ये तो हमने अपने पड़ोसी और अपने देश की बात की। अब करते हैं किसकी बात, जो उस टाइम पे रजवाड़े थे। रजवाड़े सबको जानते हैं, प्रिंसली स्टेट, रजवाड़ों की बात करते हैं। रजवाड़ों, ये क्या होता है रजवाड़े, तो रजवाड़ों का डेफिनेशन क्या होता है कि आजाद ब्रिटिश इंडिया में कुछ छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट थे, जिनपे कि अंग्रेजों का शासन नहीं था, पर उसने अंग्रेजों की हुकूमत, यानी कि हुकूमत ले रखी थी, पर वहां का शासन कौन चलाता था, राजा चलाता था।
राजा किसके कंट्रोल में होता था? ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो ऐसे स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट कहते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कुल 365 रजवाड़े थे। कितने रजवाड़े थे? 365। और इन सबको मिलाना जो है ना, कह दो कि टेढ़ी खीर थी, टेढ़ी खीर। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने कहा रजवाड़ों को कि तुम चाहो तो क्या करो, अलग हो जाओ, तुम चाहो स्वतंत्र हो सकते हो, तुम चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, तुम चाहो तो हिंदुस्तान में मिल सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे अब समस्या पैदा हो गई। अखंड भारत का सपना अधूरा हो जाता। अगर एक भी यहाँ से चला जाता तो रजवाड़ा, अगर यहाँ से अगर बीच का कोई भी रजवाड़ा इधर चला जाता तो अखंड भारत का सपना अधूरा हो जाता। तो इस रजवाड़ों को मिलाने में जो है ना, सबसे अहम भूमिका किसकी मानी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनको, जिसको कि हम लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाते हैं, और हमारे देश के कौन थे पहले? वो गृह मंत्री भी थे। तो इसका समस्या क्या थी? समस्या तो क्या थी इनकी? तो पहली समस्या क्या थी कि कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे। वो क्या है? जैसे कि हैदराबाद, त्रावणकोर, जूनागढ़, मणिपुर, ये सब जो है भारत में मिलना नहीं चाहते थे। कश्मीर ये नहीं मिलना चाहते थे, ना भारत में, ना कश्मीर तो भारत, ना भारत में ना पाकिस्तान में। लेकिन ये जो जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब हैं, ये ना भारत में मिलना चाहते थे, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मगर हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, इस रजवाड़े में जो है ना, वो किस साइड रहेंगे ये डिसाइड कौन करता था? वहां की पब्लिक करती थी कि वो किस साइड रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद सब लगा के जो है ना, सारे रजवाड़ों को भारत में मिलाया। और पहला रजवाड़ा जो कि जिसने कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, कौन सा था? त्रावणकोर, जो कि अभी केरल में है। ये ऐसा पहला रजवाड़ा था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, वो किसी साइड नहीं रहेगा। और दूसरा कौन था? हैदराबाद। हालांकि उसने अपना इन्फ्लुएंस बाद में पाकिस्तान की तरफ दिखा दिया था, लेकिन उसने घोषणा की थी कि हम कहाँ रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, ये तो ये समस्या थी। इस चैप्टर में हम ना 2 रजवाड़ों के बारे में जानेंगे, एक हैदराबाद, दूसरा एक मणिपुर। इन दोनों के बारे में आज हम जान के उसके बाद इस क्लास को क्लोज कर देंगे। चैप्टर भी लगभग खत्म हो जाएगा। लगभग क्या, मैं आज पूरा ही खत्म ही कर दूंगा इस चैप्टर को। तो मगर इसमें जो है ना, रजवाड़ों की समस्या तो थी, मगर अब सरकार क्या सोचती थी? तो सरकार जो है ना, हर कीमत पे जो है ना, सब चीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। वो कुछ राज्यों को स्वायत्ता देने के लिए भी तैयार थी, जैसे कश्मीर को मिला हुआ था अभी कुछ साल पहले 370 के नाम पे, जैसे हमारे नागालैंड को 371 के नाम पे मिला हुआ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को 371 के नाम पे विशेष स्वायत्ता मिली हुई है। तो ऐसा करके उसने सबको अपनी साइड मिला लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हैदराबाद की समस्या क्या थी। हैदराबाद की समस्या क्या थी? हैदराबाद की समस्या क्या थी कि हैदराबाद में ना, जो राजा था ना, उसको निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम। निजाम कौन होते थे? विश्व के दौलतमंद लोगों में से एक माना जाता था निजाम। तो उसने क्या किया कि हैदराबाद की जो जनसंख्या थी, यानी कि जो जनता थी, वो क्या थी? भारत में मिलना चाहती थी। मगर इसने क्या कहा कि नहीं, हम भारत में नहीं मिलेंगे। और ये जो है ना, निजाम बहुत ही क्रूर शासन था। निजाम कौन था? निजाम बहुत ही क्रूर शासक था, एक तरह से माना जाए तो। ये इसके ना ऐसा क्या हुआ एक दिन कि अभी तेलंगाना है ना, तेलंगाना वो पहले किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का। और हैदराबाद में अभी के जो जितने अभी का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 5 पर्दे थे, 5 पर्दे थे पहले के हैदराबाद में। तो क्या हुआ, तेलंगाना में ना एक किसान आंदोलन भड़क गया। कुछ लोगों का समूह भड़क गया कि नहीं, हमें नहीं मिलना, हमें पाकिस्तान नहीं जाना, हमें अलग नहीं रहना, हमें भारत के साथ रहना है। तो ऐसा मिल गया। तो निजाम ने क्या किया, इसको काबू करने के लिए ना अपने सैनिकों को भेजा, अपने अर्धसैनिक बल को भेजा। इसको क्या कहते थे? रजाकार। रजाकार क्या कहते थे उसको? रजाकार। ये रजाकार क्या होते थे? अव्वल दर्जे के जो है ना, सांप्रदायिक बंदे होते थे, अव्वल दर्जे के। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की रक्षा करनी होती थी और किसी की नहीं। इसने क्या किया कि चुन चुन के मारना शुरू किया, हिंदुओं के ऊपर बलात्कार करने शुरू किए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया, खूब शोषण किया।
तो जब भारत सरकार की ये बात पता चली ना, तो भारत सरकार ने अपनी फौज को भेजकर वहां लगभग 3 महीने तक इन दोनों भारतीय फौज और रजाकारों के बीच पूरा मतलब क्या कहते हैं उसको, युद्ध हुआ, रुक रुक के युद्ध हुआ, और अंत में जाके निजाम ने सरेंडर कर दिया और जाके फिर हैदराबाद का विलय किसमें हो गया, हमारे हिंदुस्तान में, और हमारा एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रिस्ट, क्या कहते हैं, मणिपुर। मणिपुर किस क्या थी, मणिपुर को जो है ना भारत की स्वायत्तता मिली हुई थी, यानी कि उसके विदेशी मामलों से जो है ना भारत रक्षा करता था और हमारे आंतरिक मामले में वो दखल नहीं देता था। ठीक ना, तो मगर क्या हुआ कि जो मणिपुर की जो जनता है ना, मणिपुर की जो जनता ज्यादातर वहां पे क्या थे वो लोग, तो जात वो क्या नेपाली ज्यादा थे, और जो मतलब छोटे कोई सा था, मैं भूल रहा हूँ नाम, उस जाति के लोग कम थे। तो उसके राजा ने क्या किया कि वहां पे ना जो छोटी जाति के लैंग्वेज संस्कृति थी उसको थोपना चाहा उसको, मगर वो क्या हुआ कि ऐसे में लोग भड़क गए। तो फिर उसने जून में, जब वहां के राजा कौन थे, बोधचंद्र सिंह, ये कहाँ के राजा थे, मणिपुर के। कहाँ के राजा थे ये, मणिपुर के। तो इन्होंने क्या किया, जून में जो है ना वहां पे चुनाव करवाया, और ज्यादातर जो जनता थी वो, ज्यादातर जनता ने वोट किया और वहां पे क्या किस पक्ष में वोट दिया कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। और मणिपुर ही ऐसा राज्य था जहां पे पहली बार जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गई बात, रजवाड़े तक। ठीक है, चलो अब रजवाड़े मिल गए। अब बात ये थी कि अब इनका बाउंड्री कैसे खींची जाए, यानी कि राज्य कैसे बनाया जाए, इनको राज्यों किस आधार पर हम राज्य का गठन करें, कैसे इनकी सीमा का निर्धारण करें, कैसे, मतलब ये सब समस्या थी। तो अब देखते हैं उन समस्या के बारे में, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे क्लास का। इसके बाद पूरी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैं अगली वीडियो फिर आपको लेके आऊंगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं ऐसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए फटाफट। वो बगल में जो बेल आइकन भी होगा वो भी दबाइए फटाफट से। हाँ, पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। फटाफट से दबाइए। ठीक है, रजवाड़े भारत में मिल गए। तब समस्या क्या थी, राज्यों के गठन की। तो जब कांग्रेस का 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था ना, तो उसमें क्या कहा था उसने कि हम जो है, अगर हमें आजादी मिलती है तो राज्यों का गठन किसके आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर। मगर जब आजादी मिल गई ना, तो लोगों को लगने लग गया, नेताओं को, कि यार अगर हम ऐसे करने लगेंगे भाषा के आधार पर, तो इससे क्या होगा, अलगाववाद बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, राज्य के आधार पर नहीं करेंगे, हम किसी और आधार पर करेंगे इसका गठन, किसी और आधार पे। तो सोचो अब किस आधार पे किया जाए। तो ये सोच रहे थे, अभी तक ये सोच ही रहे थे कि तब तक में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में आंध्रा आंदोलन चल गया। आंध्रा आंदोलन, इस आंदोलन में क्या था कि लोगों ने डिमांड की कि तेलुगु जो वो है भाषा है, इसके आधार पे एक अलग राज्य बनाया जाए। और इसको लेकर जो है ना, एक गांधीवादी नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे, श्रीराम पोटी ऐसा कुछ था, श्रीराम पोटी मल्लू कुछ नाम था ऐसे ही। तो वो क्या हो गए, धरने पे आमरण अनशन पे बैठ गए, और 56 दिन के उसके बाद 56 दिन के अनशन के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जो दंगा भड़का, भाई साहब, ऐसा दंगा भड़का कि पंडित नेहरू को 1952 में पहला राज्य का गठन करना पड़ा। 1952 में भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। इस घटना के बाद अब क्या, अब तो सबको मौका मिल गया, सारे राज्यों को। सब करने लगे, नहीं मैं भी, कोई बोला मैं भोजपुरी हूँ, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, मेरे लिए भोजपुर राज्य दो। कोई बोलता था मैं मैथिली बोलता हूँ, मुझे मिथिलांचल दो। कोई कहता था मैं क्या बोलता हूँ मैं कोंकणी बोलता था, मुझे कोंकण प्रदेश दो। तो ऐसे सब आके कहने लगे।
तो इसलिए जो है ना पंडित नेहरू, यानी कि पंडित नेहरू नहीं मतलब संविधान सभा ने 1953 में जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इसका काम क्या था? इसका काम क्या था कि राज्यों के सीमाओं का निर्धारण करना और किसके आधार पे? बोलियों के आधार पर राज्य के सीमाओं का निर्धारण करना। इसने फिर अपने रिपोर्ट उसमें सौंपी किसको? 1953 में इसको बनाया गया और 1956 आते आते इसने अपनी रिपोर्ट नेहरू को सौंपी और फिर 1956 में किसका गठन किया गया? 1956 में किसका गठन किया गया? गठन नहीं किया गया, मतलब लाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग आयोग बनाया गया और इसने जो है उस टाइम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की स्थापना की। कब? 1956 में। ठीक है, अब ये सब तो हो गया, राज्य के गठन की बात होगी। फिर इसके बाद भी बहुत सारे मसले चले, बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। जैसे कि देखा जाए 1962 में नागालैंड बनाया है, तो ऐसे 2000 में झारखंड बनाया। अभी कुछ साल पहले 2014 में या 12 में वो बनाया आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। तो ऐसे सब जो बनते किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही सब कुछ बनता है। तो चलिए यहाँ के आपका चैप्टर होता है खत्म और मैं भी लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ये जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और हाँ, अगली ये भी बताइएगा कि अगले टॉपिक्स पे हम किस टॉपिक को पढ़ाएं, कौन से चैप्टर को पढ़ाएं, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।